तो मेरा आवाज़ आ रहा है ना? देखो, पहले हम लोग यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि जो डी ब्रॉगली था वो एक्चुअली किया क्या था, है ना? पहले उसके बारे में समझना होगा। तो डी ब्रॉगली तभी तुमको समझ में आएगा जी, नहीं तो ये सब सब ऊपर से पार होगा। बस फॉर्मूला याद करते जाओगी इसका, डी ब्रॉगली का, और कुछ तुमको समझ में नहीं आएगा। पहले समझ लो कि ये एक्चुअली क्या किया था इसका। अगर हम सिर्फ फार्मूला का बात करें ना, तो देखो ऐसा कुछ है इसका फार्मूला। अगर हम सिर्फ अगर इसका फार्मूला का बात करें तो वो इस टाइप से होगा। पी मतलब कि जो मोमेंटम होता है, P इज इक्वल्स टू एम वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये सब जो फॉर्मूला लिख रहे हैं ये सब यूज़ करेंगे ना अभी हम इसको। इसमें पहले तुमको पता होगा, हालांकि हो सकता है तुमको ये याद भी होगा। इसका यूज़ करेंगे ये सब फॉर्मूला का भी हम, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। देखो डी ब्रॉगली पहले क्या किया था ना, कि ये बोला कि मेरे पास जैसे चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर। देखो ये सब जो फॉर्मूला है ना इसमें हम लोग यूज़ करेंगे इसको। देखो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, ये फॉर्मूला था डी ब्रॉगली का। अब ये फॉर्मूला देख के तुमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सर ये है क्या, इसका एक्सप्लेनेशन ना, ये जो फॉर्मूला है इसका कोई सबूत नहीं, इसका कोई प्रूफ नहीं है, है ना? हाँ प्रूफ है इसका, मतलब हम डेराइव करके ये फॉर्मूला तुमको दिखा सकते हैं कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला पहले तो एग्जाम में कभी भी सीबीएसई का एग्जाम में इसका डेरिवेशन तो नहीं आएगा, बल्कि ऐसा बोलो इस चैप्टर में कोई डेरिवेशन ही नहीं है। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला डी ब्रॉगली दिया, और ये जो लैम्डा है उसको बोलते हैं डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। अब ऐसे अगर हम तुमको पढ़ाएंगे तो तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा कि सर क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूला लिख दिए। ये सब छोड़ो, पहले मेरा ना सिर्फ मेरा बात सुनना, अभी हम जो बोल रहे हैं ना सिर्फ उसको सुनना, तब तुमको समझ में आएगा एक्चुअली कि ये टॉपिक है। मतलब पहले हम चैप्टर का देखो यहाँ पर नाम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर, उसके बाद क्या है, एंड रेडिएशन। ये नाम था ना चैप्टर का। डुअल था क्या है चैप्टर 11 करके एनसीईआरटी में लिखा होगा, यही नाम है चैप्टर का, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। जरा ये बताना दानिया कि तुम रेडिएशन किसको बोलोगी, तुम रेडिएशन किसको बोलोगी? अच्छा मैटर का मतलब क्या समझती हो पहले तो मैटर का मतलब क्या समझती हो, जल्दी बताओ। मैटर का मतलब, मैटर का मतलब मास। मैटर का मतलब बोलो, मैटर का मतलब मास। और रेडिएशन का मतलब, रेडिएशन का मतलब लाइट। मैटर का मतलब मास और रेडिएशन का मतलब लाइट। क्या लिखा हुआ है पढ़ो तो, डुअल नेचर ऑफ मास एंड लाइट। जोरदार, डुअल नेचर ऑफ मास एंड लाइट। अगर तुमको डी ब्रॉगली समझना है तो तुमको पहले इस चैप्टर समझना पड़ेगा, चैप्टर किसके ऊपर है, तब तुम। डी ब्रॉगली इतना जोरदार है, इतना खतरनाक आदमी है कि अगर उसके बारे में तुमको समझना है तो पहले चैप्टर समझना पड़ेगा कि एक्चुअली चैप्टर कहना क्या चाहता है। ये डुअल नेचर समझती हो, दोगला। डुअल मतलब तुम क्या हिंदी में समझोगी, है ना, दोगला डुअल मतलब दोगला, है ना, लो लिख दे रहे हैं यहां पर। डुअल मतलब दोगला, दोगला नेचर। किसका नेचर समझती हो ना? नेचर मतलब तुम, नेचर तुम्हारे हिसाब से आदत होता है ना, तो बोलती हो कि वो दोगला है। दोगला है मतलब अपना जो नेचर है उसको बार बार बदलते रहता है ना। अगर कोई लड़का है मान लो, उसके सामने अगर उसका दोस्त आ गया तो एकदम अजीब सा बात करेगा उससे, अजीब टाइप का कुछ भी बोलेगा उसको। लेकिन अगर उसका सामने वही उसका कोई टीचर आ गया या हम आ गए, जैसे तुम्हारे ही सामने अगर हम आ जाते तो तुम मेरे से बहुत अच्छे से बात करोगी, लेकिन अगर तुम्हारा कोई दोस्त आ जाता तब एकदम जोरदार खतरनाक कुछ भी बोलोगी उसको। तो वैसे ही देखो यहाँ पर जो मास है और जो लाइट है उसका डुअल नेचर है। अच्छा स्टार्टिंग से हम तुमको क्या बता रहे हैं, सोचो एक बार सोचो। स्टार्टिंग से हम तुमको ये बता रहे हैं ना कि लाइट का डुअल नेचर होता है। लाइट का बोलो लाइट का डुअल नेचर होता है कि लाइट कभी पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा और लाइट कभी वेव के जैसा बिहेव करेगा। लाइट का दो नेचर होता है, लाइट कभी पार्टिकल के जैसा, कभी वेव के जैसा। लेकिन यहां तो उल्टा ही लिखा हुआ है। यहां पर देखो लिखा हुआ है मास का भी डुअल नेचर है, जोरदार। मास जो होता है वजन, अरे मास तुम्हारा जो वेट है उसका भी जोरदार डुअल नेचर होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये जो लिखा है, चैप्टर का नाम जो लिखा है, चैप्टर के नाम के हिसाब से हम लोग जो ह्यूमन बीन है, हम लोग ह्यूमन बीन जो है वो पार्टिकल है एंड वेव है। अरे समझ रही हो, हम लोग जो ह्यूमन बीन है हम लोग पार्टिकल और वेव है। जोरदार, हम लोग के पास भी डुअल नेचर है, हम लोग भी वेव बन सकते हैं। तुम बोलोगी सर पार्टिकल तो है हम। अरे हम लोग पार्टिकल नहीं है जी, हैं, छोटा पार्टिकल से ही तो बने हैं हम लोग, लेकिन वेव कैसे हो सकते हैं हम लोग? और ये चैप्टर में देखो वही तो लिखा हुआ है, डुअल नेचर ऑफ मास एंड लाइट। मास और लाइट का दो नेचर होता है। लाइट का तो फिर भी ठीक है,
लाइट का तो फिर भी ठीक है, लाइट का दो नेचर होता है, तुमको ये पता है, यही तुमको सबूत मिला है। तुम जब पढ़ी थी रे ऑप्टिक्स, तुम जब पढ़ी थी रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स में तुमको क्या पता चला था? रे ऑप्टिक्स में तुमको पता चला कि लाइट एक रे है। रे ऑप्टिक्स में यही पता चला ना कि लाइट एक रे है। उसके बाद तुम पढ़ी वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में तुम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ी हो एकदम जोरदार टाइप से? वेव ऑप्टिक्स में तुम पढ़ी हो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब क्या बताया कि लाइट एक वेव है। लाइट एक, बोलो भाई, वेव है। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है? देखो अब जोरदार एकदम उसके बाद फिर देखो हम लोग ये पढ़े थे फिर फोटो, दिख रहा है ना, इस तरफ देख लेते हैं हम, उधर दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को? हाँ दिख तो रहा है। देखो उसके बाद हम लोग पढ़े थे फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें क्या पता चला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या समझ में आया था कि लाइट एक क्या है? बोलो, पार्टिकल। लाइट एक क्या है? पार्टिकल। ये तीन चीज तुम लोग पढ़ चुकी हो भाई, ये पढ़ चुकी हो। मतलब लाइट एक रे है, वेव है, पार्टिकल है। मतलब लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है। यहां तक लाइट के बारे तो ये चीज ठीक था। लेकिन ये जो डी ब्रॉगली है, सुनो 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 जोरदार, ये जो डी ब्रॉगली है, डी ब्रॉगली क्या बोलता है कि अगर लाइट पार्टिकल और वेव हो सकता है तो जो मास है, मास यानी कि वजन, वो भी पार्टिकल और वेव दोनों हो सकता है। हम लोग का जो मास है, तुम बताना नीतू तुम बताना, हम लोग का जो मास है, मास, हम लोग का जो वजन है, वजन, हालांकि फिजिक्स में मास और वेट एक ही चीज नहीं होता है, हम इसलिए बार बार मास बोल रहे हैं। जैसे तुम्हारा वेट है मान लो 50 kg, तो तुम वेव बन सकती हो। तुम वेव हो कि पार्टिकल हो अगर तुम्हारा मास 50 kg है तो? बोलो, पार्टिकल, क्योंकि तुम छोटा 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 चीज को जोड़ करके बनी हो। कोई भी ह्यूमन बीन, यहां दुनिया में जो भी ह्यूमन बीन है, सब छोटा छोटा चीज को जोड़ के बना है। खाली हम ही लोग का बात नहीं कर रहे हैं, हमारे घर में जो पलंग है, सोफा है, कुर्सी है, वो सब क्या है? वो सब मास है। और मास में क्या? तो मास में पार्टिकल है। लेकिन डी ब्रॉगली बोलता है, डी ब्रॉगली ये बात बोल रहा है कि वो वेव भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? लाइट का तो फिर भी ठीक है, लाइट पार्टिकल और वेव दोनों है। लेकिन यहां पर मास को हम लोग पार्टिकल वेव दोनों बोल रहे हैं। और डी ब्रॉगली इसके बारे क्या बोलता है ना, देखो जोरदार डी ब्रॉगली इसके बारे क्या स्टेटमेंट देता है कि मैटर नहीं लिखना चाहिए, मैटर नहीं, नेचर लिखना चाहिए। नेचर हैज सिमेट्री, नेचर हैज सिमेट्री, नेचर हैज सिमेट्री, नेचर हैज सिमेट्री। बस ये एक लाइन बोला डी ब्रॉगली, नेचर हैज सिमेट्री। देखो उधर हम साइड में लिखे हैं, नेचर हैज सिमेट्री। सिमेट्री समझती हो? सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर लाइट पार्टिकल और वेव दोनों हो सकता है, मतलब लाइट दोनों नेचर दिखा सकता है, लाइट पार्टिकल भी हो सकता है, वेव भी हो सकता है, दोनों चीज अगर लाइट हो सकता है, तो वैसे ही जो मैटर है, मैटर समझ रही हो ना? मैटर का मीनिंग हम तुमको बता दिए, मास। मैटर यानी कि जो मास है वो पार्टिकल और वेव दोनों हो सकता है। ये बात कौन बोला? डी ब्रॉगली। कि आप मैटर को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? रेडिएशन यानी कि लाइट के बारे तो आप बोल दिए कि लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है, लाइट के बारे तो आप कंफर्म कर दिए, तो इसके बारे बताइए, अरे जो हम लोग का मास है वो पार्टिकल और वेव दोनों है। ठीक है, ये बात बोला। अब सुनो, तो हम तभी से ये क्यों बोल रहे थे कि डी ब्रॉगली जोरदार है? सुनो, इसलिए ना, क्योंकि उस वक्त पूरा बहस चल रहा था। उस वक्त क्या बहस चल रहा था कि लाइट वेव है कि पार्टिकल है, वेव है कि पार्टिकल है, वेव है कि पार्टिकल है। डी ब्रॉगली बोला कि लाइट दोनों है। और डी ब्रॉगली ये बात भी बोला कि जो ये तुम्हारा जो मैटर है उसमें जो मास है वो पार्टिकल और वेव दोनों है। मतलब डी ब्रॉगली के हिसाब से लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी है। लेकिन इसका कोई भी बात कोई मानने को तैयार नहीं था। मानने को तैयार इसलिए नहीं था क्योंकि इसको फिजिक्स से कोई मतलब नहीं था डी ब्रॉगली को। ये तुम्हारा वो सब लॉ का बुक सब होता है ना, अरे जो सिविक्स, ज्योग्राफी नहीं सॉरी, सिविक्स होता है, हिस्ट्री होता है, अरे जो लॉयर बनने के लिए चाहिए होता है, वो सब पढ़ता था ये। इसको फिजिक्स से कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए इसका जो बात था ये उसको कोई मानने वाला नहीं था, इसका कोई बात नहीं सुनने के लिए तैयार था। तब ये फिजिक्स में पीएचडी किया। पीएचडी मतलब कि 12th पढ़ोगी, 12th के बाद फिर ग्रेजुएशन करोगी, फिर मास्टर्स करोगी, तब पीएचडी होता है। तो ये पीएचडी किया फिर फिजिक्स में। और पीएचडी करने के बाद, सुनना, पीएचडी करने के बाद ना वहां पर उसको बोला गया कि बताइए आप पीएचडी करके क्या आपको मिला, तो एक थ्योरी देना पड़ता है। तो उसी में ये बात वो प्रपोज किया, उसी में ये बात डी ब्रॉगली प्रपोज किया। क्या प्रपोज किया हम लिख रहे हैं, डी ब्रॉगली एक बात इसी में प्रपोज किया और ये बोला डी ब्रॉगली की every moving particle
डिस्प्ले डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। देखो हम ना एकदम जोरदार जो बुक में लिखा है एग्जैक्टली वही लिखवाए अभी यहां पर, क्योंकि तुमको भी यही लिखना है। अगर पूछा कि डिब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या था, इसको डिब्रोगलीज हाइपोथेसिस भी बोला जाता है जी, ठीक है। हाइपोथेसिस समझ रही हो? अरे हाइपोथेसिस समझती हो? हाइपोथेसिस मतलब कि थ्योरी, हाँ, जिसका प्रूफ नहीं होता। एग्जैक्टली, गुड। एवरी मूविंग पार्टिकल डिस्प्ले डिस्प्ले वेव नेचर, डिस्प्ले वेव नेचर, डिस्प्ले वेव नेचर। क्या तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद है? क्या तुमको फोटो इलेक्ट्रिक कोई बताएगा हमको? एक लाइन में कोई हमको बताएगा? चलो तुम लोग में से कोई भी एक लाइन में हमको बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो तुम बताओ खुशबू, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताओ जल्दी से, एक लाइन में बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलो जल्दी से। नहीं 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 नहीं, वो सब भाषण नहीं, वो सब तुम लिख लोगे डिफिनेशन। डिफिनेशन तुम लिख भी लोगे, हम तुमको लिखवा भी दिए हैं। वो सब डिफिनेशन नहीं, तुम लिख लोगे एग्जाम में, है ना। वो हम तुमको समझा भी दिए हैं जोरदार और लिखवा भी दिए हैं। तुम हमको ये बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता क्या रहा था, बोलो जल्दी। उसे समझ में नहीं क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से समझ में क्या है ये बताओ जल्दी से, जल्दी से, जल्दी बोलो। हाँ 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 हाँ। और उसमें जो फोटोन होता है, उसमें वो इलेक्ट्रॉन क्यों इजेक्ट होता है? क्योंकि फोटोन आता है और इलेक्ट्रॉन को आके बोलता है चल, चलेगी, तो इलेक्ट्रॉन बोलता है हाँ चलेंगे, क्योंकि तुम भी पार्टिकल, फोटोन को इलेक्ट्रॉन बोलता है कि तुम भी पार्टिकल हम भी पार्टिकल, तो चलो चलते हैं। लेकिन डिब्रोगली क्या बोल रहा है? डिब्रोगली ये बोल रहा है कि जो फोटोन है, सुनना सुनना, फोटोन जो है, देखो यहां लिखते हैं, फोटोन की वजह से क्या हो रहा है? फोटोन की वजह से हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अरे मानती हो इतना? इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है ना, सॉरी फोटोन की वजह से होता है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोन उसमें क्या होता है? फोटोन क्या होता है? पार्टिकल। फोटोन एक पार्टिकल है, फोटोन इज अ पार्टिकल। लेकिन डिब्रोगली बोलता है ऐसा नहीं है। डिब्रोगली बोलता है ना, डिब्रोगली ये बोलता है कि एवरी मूविंग पार्टिकल डिस्प्ले वेव नेचर। मतलब फोटोन एक पार्टिकल नहीं है, फोटोन एक वेव है। जोरदार। अरे फोटोन तो पार्टिकल होता है ना जी। फोटोन तो हम तुमको बना के भी दिखाएं बोर्ड में, एनर्जी पैकेट के जैसा ऐसा होता है। फोटोन इज अ एनर्जी पैकेट। लेकिन डिब्रोगली के हिसाब से फोटोन एक पार्टिकल नहीं है, फोटोन एक वेव है। सर ऐसा कैसे? क्यों? तो इसके बारे ये डिब्रोगली बोला ना, इसके बारे ये बोला ना डिब्रोगली कि जैसे मान लीजिए कि फोटोन है, देखो सुनना सुनना मेरी बात सुनना, जैसे मान लो ये फोटोन खड़ा है आराम से, रेस्ट पे है। फोटोन किस में है? रेस्ट पे, रुका हुआ है। और फिर फोटोन चलना शुरू करता है। फोटोन पहले रुका हुआ था, उसके बाद फोटोन चलना शुरू करता है। तो फोटोन जैसे ही चलना शुरू करेगा तो फोटोन क्या बन जाएगा? वेव। फोटोन जब रुका हुआ है तब तो वो पार्टिकल है, लेकिन जब चलना शुरू करेगा तब क्या बन जाएगा? वेव। ये कौन बोला? डिब्रोगली। बड़ा शॉकिंग बात है। मतलब डिब्रोगली के हिसाब से कोई इंसान अगर बैठा हुआ है, यही ना मतलब वो डिब्रोगली का, कोई इंसान अगर बैठा हुआ है तो इंसान अगर बैठा हुआ है तो वो पार्टिकल है इंसान, और वही इंसान अगर चलने लगा तो वेव बन गया, कुछ भी है। तो इसलिए इसका बात में कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था। और ये देखो, ये पीएचडी किया था ना, तो पीएचडी में 5 साल लगता है जी। तो 5 साल लगा इसको पीएचडी करने में, उसके बाद अपना थ्योरी में ये सब दे रहा है। 5 साल पीएचडी करने के बाद एक थेसिस देना पड़ता है कि हमको ये समझ में आया, मेरा एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर था। पीएचडी का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज को तुम डिटेल में पढ़ती हो, तो इसको थेसिस देना था। और ये बता रहा है नेचर है सिमेट्री। इतना जोरदार बात बोल रहा है, इतना जोरदार बात बोल रहा है कि जो पार्टिकल है वो वेव है। स्टार्टिंग से ये चला था ना कि जो वेव होता है स्टार्टिंग में क्या चल रहा था कि जो वेव होता है वो पार्टिकल होता है, या ये इसके हिसाब से अगर मास के बारे में हम बात करें तो मास पार्टिकल वेव दोनों है। ठीक है, तो कितना जोरदार बात ये बताया कि हम लोग जो इंसान है, हम लोग भी वेव बन सकते हैं, ये इसका बात था। लेकिन सब इस पर सवाल, ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, इंसान तो पार्टिकल है। तब ये एक फॉर्मूला दिया, तब ये जोरदार एक फॉर्मूला दिया। देखो हम यहाँ लिखते हैं ना फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला दिया था अभी यहाँ, ये तो फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। यहां पर लैम्डा का मतलब क्या है? वेव लेंथ, वेव लेंथ, वेव का लेंथ। और पी का मतलब क्या है? पी का मतलब देखो यहां लिखा हुआ मोमेंटम। पी का मतलब मोमेंटम होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मतलब जो डिब्रोगली क्या कर रहा था ना, दोनों को जोड़ने का कोशिश कर रहा था, वेव और पार्टिकल दोनों को जोड़ने का कोशिश कर रहा था। देखो तुमको ये फॉर्मूला में भी दिख रहा होगा, हम तुमको बता रहे हैं। देखो देखो ये देखो, ये वेवलेंथ, मोमेंटम को क्या लिखोगी? अरे मोमेंटम को क्या लिखोगी?
यहाँ लिख रहे हैं ना मोमेंटम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम को लिख दिया मास इंटू वेलोसिटी। तो देखो ना यहाँ पर, अरे देखो ना यहाँ पर, जोरदार बात देखो यहाँ पर वेवलेंथ, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ, एम का मतलब मास, और मास किसका होता है तुम बताना खुशबू, जो पार्टिकल्स होता है उसके पास मास होता है, जो मेरे पास ऑल राउंड पार्टिकल्स है क्या उसके पास मास है? हाँ है। पार्टिकल के पास वेवलेंथ होगा जी, पार्टिकल्स के पास वेवलेंथ होगा, पार्टिकल्स जो होता है क्या उसके पास वेवलेंथ होता है पार्टिकल के पास? नहीं, पार्टिकल जैसे हम लोग, तो हम लोग के पास मास है ना, तो हम लोग के पास वेवलेंथ कैसे हो जाएगा? लेकिन डी ब्रॉगली का फॉर्मूला देखो ना, जो एक फॉर्मूला मात्र ये दिया है, देखो ना इसमें वेवलेंथ भी आ रहा है, और ये क्या है, क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो? हाँ होगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सोचो ना, हम अभी इंसान हैं, मेरे पास मास है, और हम चलना शुरू करेंगे तो हम वेव बन जाएंगे, मतलब हम जब चलना शुरू करेंगे तो हम मासलेस हो जाएंगे, यही मतलब हुआ ना उसका। अगर देखो, अगर हम वेव बन जाएंगे, देखो एक बात पहले तुमको पता नहीं पता होगा, 11th का बात है ये, सुनना बता रहे हैं ना, 11th का बात है बता रहे हैं। वेव जो होता है ना, वेव, वेव के पास मास नहीं होता है, कोई भी चीज अगर वेव है तो उसके पास मास नहीं। लाइट एक वेव है दानिया, लाइट एक वेव है, बताओ लाइट जो तुम देख रही हो वो वेव है कि नहीं है? वेव है, तो लाइट के पास मास है क्या? है, लाइट के पास मास है नहीं है। लेकिन डी ब्रॉगली का फॉर्मूला देखो ना, डी ब्रॉगली का फॉर्मूला में मास और वेवलेंथ दोनों आ रहा है, देखो डी ब्रॉगली का फॉर्मूला में मास और वेवलेंथ दोनों आ रहा है, क्योंकि इसका देखो, इसका थ्योरी पढ़ो, डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, एवरी मूविंग पार्टिकल डिस्प्ले वेव नेचर। जो भी पार्टिकल, पार्टिकल यानी कि कोई, जैसे हम लोग भी तो पार्टिकल्स है ना, तो अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग वेव बन जाएंगे, ये कंफ्यूजन था, बाद में ये कंफ्यूजन को दूर किया। अब इसका हम तुम लोग को आंसर बताएं, चलो तुम लोग बताओगे इसका आंसर क्या होगा, तुम लोग बताओगे इसका, देखो जो बात है इसका एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इसका बात को हम लोग सही मान लेना डी ब्रॉगली का, कि हाँ जो भी मतलब ह्यूमन बीन है, ह्यूमन बीन पार्टिकल भी है वेव भी है, तो गलत हो जाएगा फिर, ये तो गलत हुआ ना, ह्यूमन बीन तो भाई पार्टिकल से बना हुआ है, ह्यूमन बीन चलता है तो वेव थोड़ी बन जाता है, तो इसका बात सही मतलब कैसे होगा? बाद में इसको नोबेल प्राइज भी मिला यार, बाद में एक्सपेरिमेंट्स किया गया, एक्सपेरिमेंट कोई और किया था। हम्म, ये एकदम सही बोल रही है, ये क्या बोलते हैं, शिखा का कंसेप्ट एकदम क्लियर है इस मामले में। देखो यहाँ पर ये जो मास है ना एम, हम लोग का मास, जरा बताना, हम लोग का मास, तुम बताना खुशबू, हम लोग का मास बहुत ज़्यादा होता है या मास हम लोग का बहुत कम होता है? हम लोग इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करोगी तो, इलेक्ट्रॉन समझ रही हो, छोटा सा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन ना, तो इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करोगी तो इलेक्ट्रॉन से हम लोग का मास बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है? मास हम लोग का बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम लोग का मास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग का वेवलेंथ क्या हो जाएगा? बहुत 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 कम, क्योंकि मास और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग का मास बहुत ज़्यादा है, देखो यहाँ पर एकदम क्लियर लिख दिए, हम लोग का मास बहुत ज़्यादा है तो हम लोग का वेवलेंथ बहुत कम है, तो हम लोग भी वेव हैं, हम लोग भी वेव हैं, लेकिन हम लोग का मास ज़्यादा होने की वजह से हम लोग में वेव नेचर दिख नहीं पाता है। अगर हम लोग का वजन बहुत कम हो जाए ना तो हम लोग भी वेव बन सकते हैं, लेकिन हम लोग का मास इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि हम लोग का जो वेव नेचर होता है वो खो जाता है। लेकिन जरा ये बताना नीतू, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन समझती हो, इलेक्ट्रॉन, ये छोटू सा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन देख रही हो, इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है, इलेक्ट्रॉन का मास देखो ना 10⁻³ कितना कम है इलेक्ट्रॉन का मास, बल्कि ऐसा बोलो कि नेग्लिजिबल मास है। इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो उसका मास मतलब कि ऐसा लगता है कि है ही नहीं उसमें वजन। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? देखो यहाँ पर, यहाँ लिख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? बहुत 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 कम। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत 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 कम है, तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? चलो तुम बताओ जी नीतू, इलेक्ट्रॉन का मास अगर बहुत 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 कम है तो उसका वेवलेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा, और बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा वेवलेंथ, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा वेवलेंथ। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है
और पार्टिकल भी है। इलेक्ट्रॉन जब ऐसे खड़ा होकर टाइम पास कर रहा है उस समय इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल। और जब इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा, जब इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा, मूव करने लगेगा, तब इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, वेव। यही है डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस। मतलब डी ब्रॉगली का जो थ्योरी है, सुनना सुनना सुनना, डी ब्रॉगली का जो थ्योरी है कि एक पार्टिकल वेव है, एक पार्टिकल वेव है, यह बात कब तक सही है, यह बात कब सही है, जब जो पार्टिकल है वो बहुत छोटा हो, बहुत कम वजन का चीज हो, बहुत 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 कम वजन का चीज हो, बहुत कम वजन का चीज होगा तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये पार्टिकल एक वेव बन सकता है। ठीक है, यानी कि जो तुमको हम स्टार्टिंग से समझा रहे थे ये बात बिल्कुल सही था कि एक पार्टिकल एक वेव हो सकता है। तो डी ब्रॉगली का ये जो मतलब थ्योरी था बड़ा जोरदार था। हम तुमको पूरा ये इसका बस इतना याद रखो यार, तुम सब छोड़ दो, सब भूल जाओ, ये फॉर्मूला याद रखो, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच, ये फॉर्मूला देखो, ये दो ठो लिखे हैं, दोनों एक ही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूलास, दोनों सेम फॉर्मूला है। ये याद रखो, एवरी मूविंग पार्टिकल डिस्प्ले वेव नेचर। डिस्प्ले समझ रही हो ना, डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले का मतलब दिखाता है, जितना भी मूविंग पार्टिकल्स है जो कि मूव कर रहा है उसमें वेव नेचर दिखेगा। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ इसका डी ब्रॉगली का। मतलब डी ब्रॉगली बड़ा जोरदार आदमी था। ये मतलब ऐसा चीज़ बताया जो कोई नहीं बता पाया आज तक। ठीक है, न्यूटन भी से भी खतरनाक निकला ये तो। चलो अब इसको हम हटा रहे हैं। देखो जो हम तुमको जितना भी बताएं सब लिख दिए हैं यहाँ पर। देखो क्या लिखा हुआ है पहले, कि नेचर लव सिमेट्री। डी ब्रॉगली यही बोला ना कि नेचर को सिमेट्री पसंद है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री का मतलब ये होता है कि तुम जितना जितना अपनी माँ से प्यार कर रही हो उतना ही अपने पापा से भी करो, है ना। वही चीज़ यहाँ लिखा है, नेचर लव सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल है तो वो वेव भी होगा। मतलब कोई चीज़ अगर पार्टिकल नेचर शो कर रहा है तो वो वेव भी होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल है तो वो वेव भी होगा, इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल है तो वो वेव भी होगा, लेकिन कब, जब वो मोशन में होगा। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पार्टिकल है, ये तो तुमको पहले से पता है क्योंकि उन लोगों के पास मास है। लेकिन जब चलेगा ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो वो वेव नेचर को भी शो करेगा, मोशन में जब रहेगा तब। तो देखो वही लिखा है, डी ब्रॉगली प्रिडिक्टेड, ये सोचा है ऐसा, प्रिडिक्ट किया ना, क्योंकि उसको फिजिक्स से कोई मतलब ही नहीं था, फिजिक्स से उसको कोई मतलब नहीं था। बाद में फिर उसको जब लगा कि नहीं हम तो बड़ा जोरदार चीज खोज कर दिए हैं, है ना, बहुत बड़ा कुछ खोज कर दिए हैं, तब ये फिजिक्स में पीएचडी किया। ठीक है, तो 10 इसलिए प्रिडिक्टेड लिखा है दैट मैटर मस्ट ऑल्सो पोजेस डुअल नेचर। अरे मतलब जैसे लाइट जो है, लाइट को इस चैप्टर में हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडिएशन। लाइट को इस चैप्टर में हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडिएशन। तो अगर जो लाइट है यानी कि जो रेडिएशन है, अगर उसका दो नेचर है, कि मतलब लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है, ठीक वैसे ही जो मास है, देखो हम बार बार तुमको बोल रहे हैं मैटर का मतलब क्या, मास। हम लोग का जो मास है, मास जो होता है वो तो पार्टिकल होगा। लेकिन डी ब्रॉगली बोला नहीं, जो मास है, मास के पास भी डुअल नेचर है ना, मतलब मास एक वेव भी है और पार्टिकल भी है, दोनों है। ठीक है, मास वेव और पार्टिकल दोनों हो सकता है, लेकिन किनका मास, जिनका मास बहुत कम हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अभी हम तुमको बताएंगे। अच्छा एक और चीज क्या लिखा है यहाँ पर, मोशन। मतलब जब इलेक्ट्रॉन रुका रहेगा तो वो वेव नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन जब रुका हुआ है तब वो क्या है, सिर्फ पार्टिकल। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तब वो वेव बनेगा। अभी इसके बारे में हम बताएंगे ऐसा क्यों लिखा है, आगे देखो। द वेव एसोसिएटेड विथ मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन आर कॉल्ड मैटर। ये तो डिफिनेशन लिखा है कि जो वेव जब मोशन में रहता है, तो उसको हम लोग मैटर वेव बोलते हैं या फिर डी ब्रॉगली वेव। ये तो बकवास। और देखो यहाँ पर लिखा है एंड देयर वेवलेंथ आर कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मतलब ये जो तुमको हम फॉर्मूला लिखवाए ना, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, इसको बोलते हैं डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। यहाँ पर एच का मतलब बताओ नीतू, एच का मतलब क्या है नीतू, एच का मतलब बताओ क्या जल्दी से। हाँ, प्लैंक कांस्टेंट। इसका वैल्यू हम तुम लोगों को बता चुके हैं बहुत बार, फिर भी लिख देते हैं। ये न्यूमेरिकल में हमेशा ये वैल्यू यूज करना, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। ये हमेशा 6.6 हमेशा यूज करना न्यूमेरिकल में। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल आएगा एच के ऊपर, प्लैंक कांस्टेंट के ऊपर। तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर पी का मतलब मोमेंटम है। अब ये फॉर्मूला देखो, ये जो है ना लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, इसको हम छोटा सा ड्राइव भी कर दिया है यहाँ पर, देखो ड्राइव किए हैं यहाँ पर। ये ई का मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन, और एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है, एच एफ। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है, एच एफ। और ये देखो, ये ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये इससे जोरदार फॉर्मूला फिजिक्स में कोई है ही नहीं। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसी से ना एटम बम का डिस्कवरी किया गया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन दिया था ये फॉर्मूला।
ये वाला फॉर्मूला कौन दिया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट एल्बर्ट आइंस्टीन एल्बर्ट आइंस्टीन ये वाला फॉर्मूला दिया था, ठीक है। तो देखो ये दोनों फॉर्मूला को देखो, एच एफ भी ई के बराबर, एम सी स्क्वायर भी ई के बराबर, तो दोनों आपस में बराबर होगा। खुशबू तुमको आया समझ में? ये वाला एच एफ भी ई के बराबर है और एम सी स्क्वायर भी ई के बराबर है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो यहां से देखो ये एफ का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ी हो ना, सी बाई लैम्डा। यहां पर सी का मतलब क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट है ये सी का मतलब। तो यहां पर से देखो एफ का वैल्यू डाले सी बाई लैम्डा, तो सी से सी कट गया, सी से सी कैंसिल हो गया। तो यहां से फिर लैम्डा निकालोगे तो कितना आएगा? लैम्डा को इस तरफ भेज दो, तो यहां से लैम्डा निकालोगे तो आएगा एच बाई, देखो ये एच लिखे है ना, एच बाई एम सी। और यहां पर एम सी का मतलब क्या हो जाएगा? पी। अरे मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये जो सी है वो भी तो वेलोसिटी है ना, तो इस v के जगह हम लोग c लिख सकते हैं, ठीक है। तो p इक्वल टू एम वी बोलो या फिर एम सी बोलो, एक ही बात है। तो वहां पर देखो ये क्लियर है ना तुम लोगों की? किसी को डाउट है तो बोलो, दोबारा बताएंगे। यहां पर ये वाला छोटा सा डेरिवेशन में किसी को डाउट है क्या? छोटा सा डेरिवेशन नहीं ना, ठीक है। तो ये पूरा कहानी हुआ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ का, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, एच बाई पी, एच बाई पी, याद रखो इसको, बहुत यूज होगा ये फॉर्मूला। अब हम लोग एक काम करते हैं कि आते हैं कुछ, देखो अच्छा एक बात बताओ, तुम बताना खुशबू, अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, कौन सा होगा दोनों में से? कोई चीज़ मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ठीक वैसे ही डी ब्रॉगली बोला कि जो चीज़ मेरा, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो जब मूव कर रहा है, सुनना, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तब वो वेव बन रहा है, प्रोटॉन जब मूव कर रहा है तब वो वेव बन रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी होगा, पक्का होगा। तो अब बोला कि ठीक है, मेरा जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, इससे हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का भी कुछ रिलेशन आएगा क्या, और आया। तो फॉर्मूला हम अभी लिखते हैं, ठीक है। ये तुमको इसको हटा देते हैं हम, तो मतलब कि काइनेटिक एनर्जी के ऊपर भी कुछ वो दिया रिलेशनशिप डी ब्रॉगली। तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हम लोग और देखते हैं काइनेटिक, क्योंकि होगा काइनेटिक एनर्जी ना, मूविंग चीज़ है तो काइनेटिक एनर्जी होगा। अभी देखो एक और जो ये पॉइंट लिखा हुआ है, इससे तुमको क्या समझ में आ रहा है? ये वाला पॉइंट से एक बात ना तुमको कंफ्यूज नहीं कर रहा है जी, कि जब पार्टिकल रुका हुआ है, जब पार्टिकल रुका हुआ है यानी कि जब पार्टिकल रेस्ट पे है तो उस समय वो वेव नहीं बनेगा, लेकिन जब पार्टिकल मूव करने लगेगा, जब पार्टिकल मोशन में आ जाएगा, जब पार्टिकल मोशन में आ जाएगा उस वक्त वो वेव बन जाएगा। ये तुमको एक कष्ट लग रहा होगा कि सर ऐसा कैसे, कुछ उसका सबूत देते हैं। अच्छा तुमको ये डाउट होना चाहिए, देखो तुमको डाउट क्या होना चाहिए वो हम बता रहे हैं। तुमको डाउट ये होना चाहिए कि सर जब वो रुका हुआ है तब वो पार्टिकल है, वेव काहे नहीं है? रुका हुआ है तब पार्टिकल क्यों है, वेव क्यों नहीं बन सकता है? फिर आप बोल रहे हैं कि जब वो चलेगा तभी वेव बनेगा, तो जब बैठा हुआ है तब फिर वेव काहे नहीं है? तो उसका हम सबूत देते हैं, जब वो रुके रहेगा ना तो वेव नहीं है, हो सकता कभी नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा तब वो वेव शो करेगा नेचर, और जब वो रुका हुआ रहेगा तब वो क्या रहेगा? बोलो, जब रुका रहेगा तब वो क्या रहेगा? पार्टिकल, ठीक है। तो यहां पर एक बार हम लिख देते हैं चीज क्लियर, फिर तुमको एक्सप्लेन करते हैं। देखो जब कोई चीज रेस्ट पे है, जैसे हम किसका बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का। सर इलेक्ट्रॉन का बार बार क्यों बात कर रहे हैं? अरे क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ही ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, इलेक्ट्रॉन को ही प्रूफ किया गया, इलेक्ट्रॉन को ही ये चीज प्रूफ किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव भी है। इलेक्ट्रॉन के ही ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूफ किया गया। तो इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पे है तब वो क्या रहेगा? पार्टिकल। और जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा तब वो क्या बन जाएगा? बोलो, जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा तब वो क्या बन जाएगा? वेव। इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आएगा तब वो वेव। ऐसा कैसे? अभी हम बता रहे हैं, अभी बताते हैं ऐसा कैसे। देखो यहां पर सबसे पहले जो फॉर्मूला है उसका लैम्डा का, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या बोला है वो? एच बाई पी। यही फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला है उसका, यही तो भाई। और ये लैम्डा को हम लोग डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ बोल रहे हैं, बार बार तुमको बता रहे हैं। ये लैम्डा को हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। न्यूमेरिकल आएगा इससे, ये मत सोचना कि नहीं आएगा, आएगा पक्का। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी। अरे भैया क्योंकि मोमेंटम का मतलब मास इंटू वेलोसिटी, तो यहां पर मोमेंटम की जगह हम मास इंटू वेलोसिटी डाल दिए, ठीक है। तो ये लैम्डा का फॉर्मूला बन जाएगा। अब बताना, अब जरा एक बात बताना तुम नीतू, इलेक्ट्रॉन मान लो रेस्ट पे है, मान लो क्या है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होगा?
इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पे है तो उसका स्पीड कितना होगा, बोलो। इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पे है तो उसका स्पीड कितना होगा, हैं? कितना होगा? जीरो, क्योंकि कोई भी चीज रुका रहता है, कोई भी चीज अगर गति नहीं करती है तो उसका स्पीड जीरो होता है। तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे तो उसका स्पीड जीरो होगा, कंफर्म है ये। तो यहां पर लैम्डा निकालो तो फिर इलेक्ट्रॉन का, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे तो लैम्डा निकालो, कितना आएगा? h बाई एम इंटू जीरो, क्योंकि v का वैल्यू जीरो डाली, तो यहां पर क्या हो जाएगा? h बाई जीरो। और किसी भी चीज को जब तुम जीरो से डिवाइड करोगी तो उसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। ये तुमको 10th में पढ़ाया गया है। एनीथिंग डिवाइड बोलते हैं, सॉरी, अगर जीरो न्यूमरेटर में रहेगा, अगर जीरो न्यूमरेटर बोल रहे हैं, ओ आई एम सॉरी, अगर डिनोमिनेटर में रहेगा, अगर जीरो डिनोमिनेटर में रहेगा तो उसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो लैम्डा कितना आ गया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब आया भाई? इनफाइनाइट कब आया? जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या माने? रेस्ट पे माने। देखो ये स्टोरी तुमको अभी हम बताएं, यहाँ जो गोल कर रहे हैं ये स्टोरी तुमको बताएं अभी। इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पे रहेगा तो उसका वेवलेंथ इनफाइनाइट होगा। तो वेवलेंथ अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो मेजर कैसे करोगी उसको, हैं? इनफाइनाइट समझ रही हो? इनफाइनाइट मतलब तुम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकती हो, नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट का मतलब मैथ्स में क्या होता है? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो यानी कि जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो वो पार्टिकल नहीं, वेव नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब रुका हुआ है तो उसका स्पीड जीरो है। स्पीड जीरो है तो यहां से तुम जब डिब्रोगलीज वेवलेंथ निकालोगी तो इनफाइनाइट आएगा। तो यानी कि जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो वो वेव नहीं है, क्या होगा तब? पार्टिकल होगा जब वो रुका हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आएगा, मान लो अब इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया, कितना स्पीड होता है? शिखा, इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होता है चलने का, बोलो। इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होता है जब वो इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है तब? बोलो। नहीं, स्पीड ऑफ लाइट से कैसे चलेगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड, 10 to the power 6। स्पीड ऑफ लाइट के जितना तो कोई चलता ही नहीं है जी। इलेक्ट्रॉन का उतना औकात कैसे हो गया स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा? चलो लाइट के इतना स्पीड के कंपैरेबल भी कोई चल नहीं पा रहा है, समझी? तो इलेक्ट्रॉन तो कोई हालत में नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड निकाला हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड, 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड, 10 to the power 4 मीटर पर सेकंड। इतना सारा प्रिडिक्शन है इलेक्ट्रॉन को लेके कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड अलग 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 हो सकता है। तो तुमको ये मान के चलो, ये वाला मान के चलो ना, ये वाला 10 to the power 6 वाला, ठीक है? 5 कुछ ही, किस भी तीनों में से कुछ भी मान सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन का स्पीड ऐसे ही प्रिडिक्ट किया गया कि इतना होगा, एग्जैक्ट उसका एकदम निकाला नहीं गया उसका इलेक्ट्रॉन के बारे। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मोशन में है, इलेक्ट्रॉन मोशन में, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन मोशन में रहेगा तो उस वक्त जब तुम लैम्डा निकालोगी तो क्या लिखोगी? h/mv, और स्पीड उसका डालोगी ना, स्पीड मान लो उसका डालोगी, कितना डालोगी? 10 to the power 6। तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा ना, वेवलेंथ जीरो नहीं होगा। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन जब मोशन में रहेगा, इलेक्ट्रॉन जब मोशन में रहेगा तो मोशन में रहेगा तो उसके पास वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। यहाँ पर सॉल्व करके दिखा सकते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। सॉल्व कर सकती हो लेकिन कोई उससे फायदा नहीं, बस समझ लो कि जब मोशन में रहेगा तब वो जीरो नहीं आएगा। देखो यहाँ पर h का वैल्यू डालो ना, कितना होता है? 6.6 इंटू 10 to the power -34 अपॉन, ये पता है तुमको ये h का वैल्यू भी आज तक मतलब कंफर्म नहीं किया गया है कि कितना है। h का वैल्यू भी आज तक करेक्ट निकाला जा रहा है। ये h का वैल्यू, m कितना है? m कितना होता है? मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg। तो मास यहाँ डालोगी 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg इंटू ये कितना है? स्पीड इलेक्ट्रॉन का 10 to the power 6। तो इसको सॉल्व करोगी तो वेवलेंथ का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। वेवलेंथ बहुत छोटा भी नहीं आएगा, वेवलेंथ बहुत बड़ा भी नहीं आएगा। इसको जब सॉल्व करोगी ना तो वेवलेंथ बहुत बड़ा भी नहीं आएगा, वेवलेंथ बहुत छोटा भी नहीं आएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो उसके पास वेव नेचर पक्का होगा। ठीक है, चलो अब एक लास्ट चीज है इसके ऊपर, डिब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर, उसको निकालते हैं हम लोग, तो अब फिर डिब्रोगली वाला जो कहानी है वो कंप्लीट होगा। लास्ट जो काइनेटिक एनर्जी के से जो रिलेशन है वो निकालते हैं। देखो जब इलेक्ट्रॉन यहां पर मोशन में है यानी कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक
एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को हम ना के से डिनोट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को ना हम के से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, देखो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, किसी के पास भी काइनेटिक एनर्जी यही होता है, हाफ mv²। फॉर्मूला यही होता है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी को हम के लिख रहे हैं ना, चलो के ही लिख रहे हैं यहाँ पर, लो के लिख रहे हैं। अब जरा बताओ मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से वेलोसिटी कितना आ जाएगा, मोमेंटम बाई मास। तो ये v को यहाँ डाल दो, ये v को यहाँ डाल दो, तो v को जब यहाँ डालोगे तो क्या आएगा, k इज इक्वल्स टू 1/2m। v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है p/m, तो p²/m², स्क्वायर भी तो है ना, देखो v में स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये m² से m कैंसिल, तो क्या हो जाएगा p² और एक m बचा नीचे में तो 2m। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आया, p²/2m। जरा मोमेंटम निकालो, तो मोमेंटम हो जाएगा 2m, और ये इसको इधर भेज दो, 2m को इधर भेज दो तो 2m के हो जाएगा, स्क्वायर को इधर भेजो तो क्या आ जाएगा रूट। तो मोमेंटम कितना आया, √2m के। मोमेंटम कितना आया, √2m के। तो इतना मोमेंटम होता है अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में रहेगा तो। अब एक स्टोरी है छोटा सा जो तुम पहले पढ़ी हो, पहले एक स्टोरी पढ़ी हो कि नहीं बताओ। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये है कैथोड और मान लो ये है एनोड, ये कैथोड है ये एनोड है। अब कैथोड पे क्या होता है, कैथोड नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, ये खुशबू कैथोड नेगेटिव कि पॉजिटिव, गलत बोल रही हो यार, गलत बोल रही हो, हाँ ठीक बोली, कैथोड नेगेटिव होता है, मतलब कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जब हम लोग यहाँ पर रेडिएशन लेके आते हैं तो रेडिएशन में फोटॉन्स आता है और इलेक्ट्रॉन को इस तरफ लेके जाता है ना, मतलब लेके क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता है क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव वाले टर्मिनल के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, इस तरफ चल जाता है। फिर हम लोग प्लस को और बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा इस तरफ चल जाता है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ हमेशा जा करके चिपक जाता है, एनोड की तरफ एक्सेलरेट हो जाता है और एनोड पे जाके चिपकता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब तुम यहाँ से ये तो मोमेंटम का खैर हम फॉर्मूला लिखे हैं। तो एक बात बताओ शिखा, एक बात बताओ शिखा, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको एक पोटेंशियल मिलता है, इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल मिलता है, उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल मिलता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ऐसा पोटेंशियल जिसपे करंट जीरो हो जाए, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला ऐसे क्या होता है, बोलो, स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है बोलो, नहीं पता, तुम बताओ खुशबू, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं पता है, पढ़ी नहीं हो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरे से। देखो अच्छा ये तो पता है ना तुम लोग को, वर्क डन इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है। ये डब्लू को क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो डब्लू लिखे हैं क्या है, हाँ वर्क फंक्शन, सही है। हाँ नॉट लगाना होगा, अगर वर्क फंक्शन बोल रहे हैं तो नॉट लगाना होगा दोनों तरफ। तो स्टॉपिंग जो तुम्हें देखो जो वर्क डन होता है ना, पहले एक बात बताओ ना कि हमको कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन निकालने का, वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इसको छोड़ दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल का यूज़ नहीं करेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। सर ये कहाँ पढ़े हम लोग, देखो ये तुम चैप्टर 2 में पढ़ती हो, चैप्टर 2 है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें तुम पढ़ती है वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, याद आया, W इज इक्वल्स टू Q इंटू V, ये पढ़ी थी चैप्टर 2 में, वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, है ना। तो देखो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर वर्क डन किसके ऊपर किया गया है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो वर्क डन को W लिख लेते हैं। चार्ज यहाँ पर कौन है नीतू, यहाँ पर चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन, चार्ज यहाँ पर कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज की जगह लिख लो इलेक्ट्रॉन। और पोटेंशियल कौन सा होगा, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, चलो V लिख लेते हैं पोटेंशियल को, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये V को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल।
स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी बता देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल को अच्छे से समझा देंगे एक बार स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये V का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। हालांकि तुमको स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ा होना चाहिए था इसके लिए, हो सकता है हम छोड़ दिए, छूट गया मेरे से स्टॉपिंग पोटेंशियल। फोटो करंट उस दिन बताए थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल हम बताना ही भूल गए यार, सॉरी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम करवा देंगे, ठीक है। ये देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पर V का मतलब क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिसपे करंट का फ्लो बंद हो जाता है। अभी देखो अगर यहाँ पर ये जो वर्क डन आया E इंटू वी, फिजिक्स का एक कंसेप्ट सुनना ध्यान से, फिजिक्स का एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना। जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम मूव करते हैं, सुनना, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम मूव करते हैं तो उस पर हम क्या करते हैं, वर्क डन। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम मूव करते हैं तो उस पर हम क्या करते हैं, वर्क डन। और वो जो वर्क डन होता है वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है या फिर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ये फिजिक्स का कंसेप्ट हमेशा याद रखना। जब भी किसी पे हम कोई काम करेंगे ना, वर्क डन करेंगे ना, वही वर्क डन या तो काइनेटिक या तो पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होगा। तो यहां पर ये जो वर्क डन आया जो इलेक्ट्रॉन पे हम किए हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया है, तो इसके पास कौन सा एनर्जी होगा, खुशबू। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव कर रहा है तो उसके पास कौन सा एनर्जी होगा, बोलो। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव कर रहा है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो तब ना होगा जब ये हाइट को अचीव करेगा, ये तो बस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मोशन में है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इस पे ये जो वर्क डन हुआ है ना, चार्ज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल ये बैटरी पे लगा हुआ है, बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, तो वो जो वर्क डन आया मेरा, यही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। हम फिर से रिपीट करते हैं, फिजिक्स का ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि जो वर्क डन होता है ना, वही काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये जो वर्क डन है, यही किस फॉर्म में स्टोर होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ये जो वर्क डन आया है यही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और किसके बराबर होगा, E इंटू वी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से तुम काइनेटिक एनर्जी को हम के से नहीं, के से डिनोट कर रहे हैं ना, काइनेटिक एनर्जी को हम के से डिनोट कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आया, बोलो। इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू वी। वी का मतलब पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, दोनों चलेगा। लेकिन अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दोगी ना तो उस पोटेंशियल पे करंट नहीं बनेगा फिर। तो इसको तुम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकती हो। स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलने से फिर करंट नहीं बनेगा, बात गड़बड़ा जाएगा। तो इसको तुम अभी सिर्फ पोटेंशियल बोलो। स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है क्या होता है, स्टॉपिंग नाम ही है इसका। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब वो पोटेंशियल जब करंट फ्लो नहीं करे। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जा रहा है, शिखा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट किधर बनेगा, बोलो। हाँ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और ये करंट का वैल्यू हम जीरो बोल दे रहे थे तो गड़बड़ा जाता है कहानी। जीरो मत लो इस करंट को, क्योंकि अगर करंट नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है। तो इसलिए यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल मत लो यार, इसको पोटेंशियल मान के चलो। पोटेंशियल कहाँ का पोटेंशियल, अरे भाई ये जो कैथोड एनोड है ये किससे कनेक्टेड होगा, बैटरी से। ये बैटरी से कनेक्टेड होगा ना कैथोड एनोड, ठीक है। ये कैथोड एनोड बैटरी से कनेक्टेड होगा, तो बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल। तो इसको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो इसको। स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलना गलत है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देंगे तब तो करंट वे जीरो हो जाएगा, और करंट जीरो है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है, बात पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए इसको सिर्फ पोटेंशियल मान के चलो, ठीक है। तो खैर उतना डिटेल में जाने से भी कोई फायदा नहीं है। यहां से काइनेटिक एनर्जी कितना आया जी, E इंटू वी। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगी, P इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2m E इंटू वी। तो जितना अभी ये कुल मिला के सारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ V का मतलब समझ गए ना क्या है, V का मतलब है पोटेंशियल, और लिखा हुआ है यहाँ पर V का मतलब तो लिखा हुआ है ना, देखो ये रहा V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। E का मतलब क्या है नीतू, E का मतलब क्या है, E का मतलब, E जो लिखा हुआ उसका मतलब ये E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये E का वैल्यू होता है, ठीक है। तो सारा फॉर्मूला और एक्सप्लेनेशन हम तुमको दे चुके हैं इसके बारे, डी ब्रोगलीज के बारे सारा कहानी स्टोरी सब चीज़ बता दिए। अब बस बचा है इसके ऊपर न्यूमेरिकल, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ के ऊपर न्यूमेरिकल, ठीक है। तो कुल मिला के कितना फॉर्मूला, बहुत कम फॉर्मूला है, इधर साइड में हम लिख देते हैं, जितना पढ़ी हो सब लिख देते हैं। पहला फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी। दूसरा फॉर्मूला ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, तो बड़ा ये वाला आता है, इससे न्यूमेरिकल आएगा। P इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2m k। के का मतलब क्या, अरे के का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी,
तीसरा फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2m EV। काइनेटिक एनर्जी की जगह लिख दिए EV, काइनेटिक एनर्जी की जगह ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, बस इतना ही फॉर्मूला है। एक और छोटा सा इसका एक्सपेंशन है, उसको समझ लो। एक बात बताओ कि जब तुम ये P को डालोगी, P का वैल्यू डालोगी, P का वैल्यू कितना निकाली हो, रूट अंडर 2m तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 2m होगा, बताओ होगा ना, के होगा यार, सॉरी। हाँ, तो ये इतना 4 फॉर्मूला हुआ टोटल, कुछ नहीं किए हैं उधर, उतना टेंशन लेने का बात नहीं है। वहाँ पर जो P का वैल्यू था ना जो निकाले हम, बस उसी को डाल दिए और कुछ नहीं किए। तो ये पूरा कुल मिला के तुम्हारा सारा डिस्कशन हुआ डी ब्रॉगली के बारे। अब एक लास्ट चीज़ 2 मिनट समझ लो, क्योंकि उसका ना न्यूमेरिकल उससे डायरेक्ट है, CBSE में आया उससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल, तो उसको तुम एक बार छोटा सा समझ लो। उसके बाद हम लोग ये एंड करेंगे और फिर अगले बार न्यूमेरिकल करेंगे इसका, तब फिर एटम स्टार्ट करेंगे। अगले ही क्लास में एटम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से हम एक लास्ट चीज़ जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये जो लास्ट डिस्कशन है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है ना कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं वो इलेक्ट्रॉन के ही ऊपर किए हैं। एक तुम्हारा ना, एक देखो इस ऐसा नहीं कि ये चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद एक और टॉपिक है डेवेंशन जर्मन एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, तो तुम बच गई। वो वाला टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, डेवेंशन जर्मन एक्सपेरिमेंट नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, डिलीटेड है वो, पिछले साल भी डिलीटेड था, इस साल भी डिलीटेड है, लेकिन है वो जरूरी चीज़ था, लेकिन अब डिलीट कर देता है तो क्या पढ़ोगे उसको। ठीक है, तो जितना डिलीटेड था उसमें से हम कुछ नहीं पढ़ा है। ऐसा मत सोचना कि सर डिलीटेड वाला भी पढ़ा दे रहे हैं ना, कोई भी एक लाइन ऐसा नहीं जो डिलीटेड है और हम पढ़ा दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो डिलीटेड वाला हम पढ़ाएं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक लास्ट डिस्कशन है इसके बारे कि जो सारा एक्सपेरिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर परफॉर्म किया गया है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर साइंटिस्ट था डेवेंशन जर्मन, वो लोग दोनों मिलकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ये प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। ये वो लोग प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। पता है कैसे, ये लास्ट में बोलिए देते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ना उसको वो लोग वेव कैसे प्रूफ किया, तुम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ी हो ना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ी हो ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें स्क्रीन होता है, रेडिएशंस भेजते हैं और वो रेडिएशन से तुम्हारा ये रेडिएशन से वहाँ पर फ्रिंज पैटर्न बनता है और हमको प्रूव हो जाता है कि हाँ लाइट एक वेव है, क्योंकि उससे फ्रिंजेस बन रहा है लाइट से, तो इसलिए लाइट एक वेव है, वेव नेचर होगा, तब वहाँ पर सुपरपोजिशन हुआ। तो ये जो डेवेंशन जर्मन है ना, उन लोग भी इंटरफेरेंस करवाया। अरे इलेक्ट्रॉन से इंटरफेरेंस प्रूफ किया, जैसे लाइट इंटरफेरेंस शो करता है, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी इंटरफेरेंस शो करता है, और यही डेवेंशन जर्मन एक्सपेरिमेंट है ना। तो समझ रही हो, इलेक्ट्रॉन का भी इंटरफेरेंस होता है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है। और जो तुम्हारा फ्रिंज पैटर्न होता है वो ऐसे गोल गोल बनता है, गोल गोल फ्रिंजेस बनता है, सर्कुलर फ्रिंजेस बनता है इलेक्ट्रॉन के केस में। और वो जो तुम YDSC पढ़ी थी उसमें तो ऐसा चौड़ा चौड़ा फ्रिंज बन रहा था ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में से गोल गोल फ्रिंज बनता है। तो इलेक्ट्रॉन के केस में भी फ्रिंजेस बन रहा है, यानी पक्का इलेक्ट्रॉन वेव है। उसको वो लोग प्रूफ कर दिया, कौन, डेवेंशन जर्मन। तब डी ब्रॉगली को यहाँ पर ये मिला नोबेल प्राइज। ठीक है, चलो अब हम लोग एक काम करते हैं कि जो लास्ट चीज़ है उसको देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ से जब तुम लैम्डा का एक फॉर्मूला तुमको मिला यहाँ से h/√2m, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या पुट करोगी, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू E/V, यही निकाले थे ना काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। ये एक्चुअली वर्क डन आया था और यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ था। और हम गलत बोल दिए बार बार कि ये V का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल है, गलत बोल रहे थे। V का मतलब सिर्फ पोटेंशियल होगा, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देंगे तब तो करंट ही जीरो हो जाएगा। तो ये V का मतलब पोटेंशियल है जो बैटरी में होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी में होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बोलना है V को। ठीक है, देखो तो यहाँ से M और K का वैल्यू कितना है, E/V। K का वैल्यू कितना है, E/V। ठीक है, तो अब यहाँ से तुम H का वैल्यू कितना डालोगी, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन यहाँ पर √2। M का वैल्यू कितना, अरे M समझ रही हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बोलो 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 बोलो, 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और उसके बाद फिर ये V का मतलब है वोल्टेज, तो ये वोल्टेज तो अलग अलग होगा। अरे भाई सब लोग अपना अपना सर्किट बनाएगा, सब लोग अलग अलग वोल्टेज देगा, सबका अपना अपना सर्किट, तो इसलिए V को ऐसे ही रहने दो। तो ये जब तुम पूरा सॉल्व करोगे ना इससे, तो लैम्डा यहाँ से निकल के आएगा, किताब में डेटा है वही वाला हम लिख रहे हैं, बुक ही वाला लिख दे रहे हैं डेटा। ठीक है, इसमें आया कैलकुलेट करके 12.3 बाई √V एमस्ट्रॉन्ग, ये एमस्ट्रॉन्ग में दिया हुआ है।
क्योंकि वेवलेंथ एमस्ट्रॉन्ग में मेजर होता है ना। एमस्ट्रॉन्ग का मतलब जानती हो ना, 10⁻⁻10 मीटर। ये एमस्ट्रॉन्ग होता है, इसका एमस्ट्रॉन्ग का वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर होता है, एक एमस्ट्रॉन्ग। तो अगर तुमको न्यूमेरिकल में ये दिया रहे V यानी कि वोल्टेज दिया रहे, तो उसको डायरेक्ट पुट करो, ये उड़ा दो इसको। तो ये रिजल्ट निकाला था, मतलब कि वेवलेंथ, दिस इज व्हाट, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। तो ये पूरा डिस्कशन, सारा फॉर्मूला, सारा कंसेप्ट हुआ डी ब्रॉगली के ऊपर, कुछ भी नहीं बचा। अब बस न्यूमेरिकल करना है और ये उसका इस चैप्टर का कहानी खत्म। ठीक है, बाय।